Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students of 7th standard. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मोगल एम्पायर के बारे में। उसने सबसे पहले हमने ये जाना था कि एम्पायर एक्चुअली होता क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो एक एम्पायर होने के लिए एक एम्पायर कहलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस पर हमने बात करी थी। उसके बाद हमने देखा था कि मुग़ल्स ने कैसे इंडिया में अपनी एक एम्पायर बनाई थी, मुग़ल्स कौन थे, वो उनके आबा व अजदाद कहाँ से आए थे, उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, जिसने इंडिया में मुग़ल रूल इस्टेब्लिश किया था, मुग़ल एम्पायर बनाया था सबसे पहले। उसके बाद बाबर ने कैसे अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था, उसके बारे में हमने जाना था। कौन कौन से बैटल्स बाबर ने लड़ी थी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने में, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में इंडिया में, उन सब के बारे में हमने जाना था दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने मेनली हुमायूं तक पढ़ा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में, अकबर द ग्रेट के बारे में। कैसे मुग़ल अकबर को ग्रेटेस्ट अमंग द मुग़ल्स कहा जाता है, तो किन सिचुएशंस में अकबर बादशाह बना, क्या सर्कमस्टांसेस थे जब अकबर मुग़ल एम्परर बन जाता है। तो अकबर के कैसे अकबर ने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, कैसे उसने अपने एम्पायर को मुस्तहकम बनाया, उस पर हम बात करेंगे। क्या क्या उसके टैक्टिक्स थे, क्या क्या स्ट्रेटजीज थे अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने में इंडिया में, हम उस पर मेनली बात करेंगे दोस्तों। तो जहाँ तक अकबर की बात करें दोस्तों, अकबर 13 साल की उम्र में वो रूलर बन जाता है, वो तख्त पर आ जाता है। जब हुमायूं मर जाता है, जब हुमायूं की सडन डेथ हो जाती है, तो अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बन जाता है। तो अर्ली ईयर्स में उसको बीरम खान की गाइडेंस में रखा जाता है। तो बीरम खान की गाइडेंस में अकबर जो है वो रूल करने लगता है। बीरम खान जो कि अकबर का ट्यूटर भी था, उसको रीजेंट माना जाता है अकबर का। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, अकबर के टाइम पे 1556 में अफ़गान्स के ख़िलाफ़, आदिल शाह के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ता है अकबर के आर्मी पानीपत की फील्ड में, जिसे द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, 1556 में जो लड़ी जाती है। तो 1556 में अकबर जो है कामयाब होता है आदिल शाह को हराने में, और वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में आदिल शाह की आर्मी को हरा देता है। उसके बाद वो दिल्ली, आगरा, अजमेर और ग्वालियर पे अपनी कब्ज़ा ठीक तरह से जमा लेता है। जैसे कि आपने देखा था दोस्तों, जब हुमायूं दूसरी बार जब वो थ्रोन को रिक्लेम करता है शेरशाह के मरने के बाद, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है उसको कंसोलिडेट करने का। उसका एम्पायर जो है, हुमायूं का बनाया हुआ एम्पायर जो था, वो अभी इन्फेंसी स्टेज पे था, वो इतना मुस्तहकम नहीं था, इतना एक्सटेंडेड नहीं था। तो अकबर क्या करता है, अपने एम्पायर को बिल्कुल एक्सटेंड करने पे या कंसोलिडेट करने पे वो फोकस करता है। तो उसके बाद 1561 में अकबर मालवा पे अटैक करता है, और उसके बाद 1564 में गोंडवाना पे अटैक करता है, और सिमिलरली 1568 में वो चित्तौड़ को भी कन्क्वायर करता है। चित्तौड़ दोस्तों मीवर का कैपिटल हुआ करता था। तो उदय सिंह जो मीवर का रूलर था, वो उसको वापस हिल्स में भेज देता है, वो वापस पहाड़ियों में जाने पर मजबूर कर देते हैं, जहां उदय सिंह जो है एक ब्यूटीफुल सिटी बनाता है, जिसे उदयपुर कहलाता है। तो दोस्तों इसी तरह अकबर एक के बाद एक टेरिटरी को कॉन्क्वायर करते चले गए। अकबर जो था बाबर से भी काफ़ी अजीम कॉन्करर थे, काफ़ी ग्रेट कॉन्करर माना जाता है। जिस तरह से उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था, कंसोलिडेट किया था, ये कहा जाता है कि अकबर जो है वो बाबर से भी काफ़ी ग्रेट कॉन्करर थे। तो उसके बाद 1576 में अकबर जो है पूरा गुजरात, बंगाल और ऑलमोस्ट पूरी राजस्थान को अपनी कंट्रोल में ले आता है। पूरी राजस्थान की पूरी टेरिटरीज पे वो अपनी कब्जा जमा लेता है, वो अपनी डोमिनियन में उसको मिला लेता है। जो राजपूत रूलर था बीकानेर के या जैसलमेर के, वो एक तरह से अकबर को सरेंडर करता है। वो अकबर की रूल को वो मानता है, वो सरेंडर करता है अकबर के सामने। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट या अपनी किंगडम को इंडिपेंडेंट अब वो नहीं समझते थे। उदय सिंह जो था दोस्तों, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप सिंह जिसे कहते हैं, वो सिर्फ राजस्थान में वो वाहिद रूलर था जिसने मुगल्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखा था, उदय सिंह ने।
तो 1581 में वो काबुल पर अटैक करता है और काबुल को कन्क्वायर करता है। 1586 में अकबर कश्मीर पहुंचता है और कश्मीर को अपने डोमेनियन में मिला लेता है। तो अकबर के डेथ के टाइम पे अगर अकबर की एम्पायर की एक्सटेंट को देखें दोस्तों, तो पूरी नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स और डेक्कन के मींस साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स जो है वो अकबर के एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। तो अकबर की एम्पायर की एक्सटेंट से हम जान सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपने एम्पायर को कितनी हद तक, किस हद तक कंसोलिडेट किया था। लेकिन इस एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए अकबर सिर्फ अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स पर निर्भर नहीं रहे दोस्तों। सिर्फ अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स की बदौलत उसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं किया। अकबर काफ़ी वाइस रूलर था। उसके दो मेन पॉलिसीज थे, अकबर के राजपूत पॉलिसी और रिलीजियस पॉलिसी, जो काफ़ी इंटीग्रल थे अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने में। अकबर का ये सबसे अहम पॉलिसीज माना जाता है अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने में, ये दो पॉलिसीज। दोस्तों अकबर इस बात को जानते थे कि अगर मुझे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, अगर मुझे अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना है, अगर मुझे अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना है, तो मुझे राजपूत्स के साथ अच्छे से पेश आना होगा। मुझे राजपूत्स को कहीं ना कहीं अपना दोस्त बनाना होगा। और अकबर इस बात को भी जानते थे कि इंडिया में उस वक्त भी काफ़ी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग मजहब के लोग रहते थे। तो अकबर ने इस बात को उस वक्त समझा जो आज भी मॉडर्न रूलर्स या मॉडर्न स्टेट्समैन या पॉलिटिशियंस नहीं समझ पाते हैं, कि अगर इंडिया में रूल करना है तो मुझे एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करना है, मुझे सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को मुझे फॉलो करना है। इसीलिए अकबर हर मजहब को, हर रिलीजन को वो बराबर इज्जत देते थे, इक्वली ट्रीट करते थे। उसकी रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस जो है वो एक अहम एलिमेंट था उसकी एम्पायर के कंसोलिडेशन के पीछे, या उसकी एम्पायर के एक्सटेंड की मेन रीजन जो थी उसकी राजपूत पॉलिसी और रिलीजियस पॉलिसी भी थी। तो दोस्तों राजपूत पॉलिसी के उसके मेन फीचर्स थे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश किए। मैट्रिमोनियल अलायंस को उसने प्रमोट किया। उसने राजपूत प्रिंसेस के साथ शादी की, बहुत सारे, जैसे कि उसने 3 राजपूत प्रिंसेस के साथ शादी की थी। उसमें से एक राजपूत प्रिंस के साथ उसको एक बेटा पैदा हुआ था जिसे सलीम नाम रखा गया। बाद में अकबर के मरने के बाद जहांगीर का लक़ब लेकर वही बादशाह बनता है। तो प्रिंस सलीम एक्चुअली जहांगीर जो था वो एक राजपूत क्वीन से, अकबर का बेटा जो था वो राजपूत क्वीन से था। तो अपने बेटे सलीम या जहांगीर की भी शादी वो दूसरे राजपूत क्वीन से, राजपूत प्रिंसेस से करवाता है। इसी तरह वो राजपूत से एक तो ब्लड रिलेशन वो स्टैब्लिश कर लेता है शादी करके। तो इससे राजपूत जो है उसके काफ़ी करीब हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार बन जाते हैं एक तरफ से। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है दोस्तों, जितने भी राजपूत एबल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे जितने भी राजपूत थे वो काफ़ी एबल थे। वो राजपूत्स को वो मेरिट के हिसाब से रैंक देते थे। राजपूत्स को उसने हाई पोस्ट पे अपॉइंट किए थे उनकी मेरिट के हिसाब से, जैसे कि राजा तोदरमाल हो गया जो उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, या बीरबल हो गया। वो सब, उन सब राजपूत्स को, उन सब हिंदूज को उसने अच्छे अच्छे पोस्ट्स पे अपॉइंट किए थे। वो कभी राजपूत्स को इंफीरियर नहीं मानते थे, वो कभी मुगलों से या मुसलमानों से कम नहीं मानते थे। उनको उनकी मेरिट के हिसाब से, उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको वो पोस्ट देते थे और उनको बराबर इज्जत, मान सम्मान देते थे दोस्तों। तो ये 2 फीचर थी अकबर की राजपूत पॉलिसी का। तो एक वो जितने भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो दूसरे रेस से बिलोंग करता हो, सबको वो इक्वली ट्रीट करते थे। वो किसी को फेवर नहीं देते थे, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करते थे। तो राजपूत पॉलिसी से अकबर के एम्पायर जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हो जाते हैं दोस्तों। एक्चुअली अब राजपूत्स जो है काफ़ी पावरफुल थे उस वक्त। इनफैक्ट राजपूत्स जो है काफ़ी पावरफुल थे। अब राजपूत्स जो है वो टू ए ग्रेट एक्सटेंड अब वो बगावत करना छोड़ देते हैं। अब वो मुगल्स को अपना मानते थे, मुगलों को। अब वो मुगल्स के ख़िलाफ़ इतना बगावत नहीं करते थे, अब इतना रिबेलियन पे वो नहीं उतर आते थे। तो दूसरी पॉलिसी थी दोस्तों उसकी रिलीजियस पॉलिसी।
अकबर ने एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किया। वो इस बात को जानते थे अगर इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में रूल करना है, डाइवर्स कंट्री में अपना एम्पायर उसने इस्टेब्लिश, अपना एम्पायर को अगर कंसोलिडेट करना है, उसको एक्सटेंड को बढ़ाना है, तो मुझे एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को अपनाना होगा। जैसे कि राजपूत जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे। अब राजपूत जो थे वो हिंदूज थे, मुस्लिम तो वो था नहीं, तो वो हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते थे। कोई भी मजहब के लोग अकबर के टाइम पे मजहब के नाम पे बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी, जो आजकल हमारे इंडिया में हो रहे हैं मजहब के नाम पे। पूरी वर्ल्ड में मजहब के नाम पे 20वीं सेंचुरी में लड़ाई हो रही थी या आज भी हो रहा है। तो दोस्तों उस वक़्त अकबर के टाइम पे रिलीजियस लाइन पे या मजहब को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती थी। वो सभी मजहब के लोगों को इक्वली ट्रीट करते थे। किसी मजहब को वो सुपीरियर नहीं मानते थे या किसी मजहब को वो कम नहीं मानते थे, इन्फीरियर नहीं मानते थे। जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हुआ करते थे, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे वो मुस्लिम्स के हो, चाहे वो जैन के हो, हर रिलीजियस फेस्टिवल को वो ऑब्जर्व करते थे, वो मनाते थे। और उसने फोर्स कन्वर्जन को बिल्कुल रोक दिया गया था। जैसे कि अगर कोई हिंदू जो है वो उसको फोर्सफुली किसी दूसरे मजहब में या मुस्लिम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस पर उसने बिल्कुल प्रतिबंध लगाई थी। या किसी दूसरे मजहब से तीसरे मजहब में कन्वर्जन को, फोर्सफुल कन्वर्जन को उसने बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी, उसको ख़त्म कर दी थी एक तरफ से। तो रिलीजियस पॉलिसी में दोस्तों अकबर ने अपनी एक रिलीजन भी इस्टेब्लिश करने की, फाउंड करने की, बनाने की उसने कोशिश की और टू ए सर्टेन एक्सटेंट कामयाब भी हुए, जिसे दीन इलाही कहते थे। दीन इलाही अपना एक मजहब उसने बनाया था, अपना एक रिलीजन उसने बनवाया था। तो जितने भी बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को उसने बुलाया, उसने बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के अच्छे प्रिंसिपल्स को उसने उठाकर अपना एक रिलीजन बनाया, जिसे दीन इलाही कहते थे। तो उसका मकसद था दोस्तों, दीन इलाही का मकसद था यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना, आपसी भाईचारे को पूरी दुनिया में प्रमोट करना, ये पीस बिल्कुल मेंटेन करने के लिए, या ये कह सकते हैं हम, ये जो दीन इलाही की मेन प्रिंसिपल्स थी वो सभी रिलीजन के अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स को लिया गया था। तो दीन इलाही को उसने प्रमोट किया था, उसने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद उसने इबादत खानास बनवाए, रिलीजियस डिस्कशंस कंडक्ट करने के लिए इबादत खानास बनवाए। तो इबादत खाना में क्या होता था दोस्तों, मेनली रिलीजियस डिबेट्स होता था, रिलीजियस डिस्कशंस हुआ करते थे। उसके बाद बहुत सारे मकतब खानास भी उसने बनवाए लोगों को या बच्चों को, वो रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए बहुत सारे मकतब्स उसने बनवाए थे अकबर ने। तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी कितनी वो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी अपनाया था उसने, उसको हम इस बात से भी जज कर सकते हैं दोस्तों, इस बात से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अकबर के टाइम पे जजिया को एबॉलिश किया था। जजिया दोस्तों एक्चुअली एक टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स जो थे वो पे करते थे मुस्लिम रूलर्स को, अगर वो कोई किसी मुस्लिम डोमेन में या किसी मुस्लिम टेरिटरी में रह रहा होता, तो उनके लिए उन हिंदूज को एक टैक्स पे करना होता था, जिसे जजिया कहते थे। तो अकबर ने उस टैक्स को कंप्लीटली एबॉलिश किया था, उस टैक्स को बिल्कुल ख़त्म किया था अपने टाइम पे अकबर ने। बाद में औरंगजेब उसको दोबारा से रीइम्पोज करता है। तो अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस को, अकबर की सेक्युलर माइंड को हम इस पर्सपेक्टिव से भी हम जान सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से भी हम समझ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अकबर की राजपूत पॉलिसी और रिलीजियस पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन पर, अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर, उसके मनसबदारी सिस्टम पर, उसके जागीरदारी सिस्टम पर। तो तब तक के लिए थैंक यू।